अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम अपना वीक 5 कवर करेंगे। CS 636 यानी फॉर्मल मेथड्स का टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक कौन सा है हमारा? कंक्यूरेंट सिस्टम। कंक्यूरेंट सिस्टम कौन से होते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है तो उसमें आप देख लीजिएगा जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगा मिड टर्म के लेक्चर जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। चलते हैं अपने डाटा डिपेंडेंट सिस्टम की तरफ। डाटा डिपेंडेंट सिस्टम क्या होते हैं आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि पहले जो हमने इससे पहले पढ़ा है ट्रांजिशन सिस्टम। ट्रांजिशन सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि वो ट्रांजिशन ग्राफ्स जो थे वो आपके सिर्फ उस सिचुएशन में सूटेबल थे जब आप स्टेट्स पे बात कर रहे थे। तो यानी सिस्टम जो है वो आपका स्टेट बेस्ड था। एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा सकते थे तो वो उसके लिए तो ट्रांजिशन ग्राफ्स को हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब हम लोग डाटा पे काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे ये जो स्टेट बेस्ड सिस्टम है वो वर्क नहीं करता सही। तो डाटा डिपेंडेंट सिस्टम में हम लोग ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन सम कंडीशंस है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा डिपेंडेंट सिस्टम में हम कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन जैसे आपने पहले भी पढ़ी होंगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ग्रेटर देन 200 है या लेस देन 200 है तो इसको ट्रू कर दो, अदरवाइज इसको फॉल्स कर दो। या इसको ना अगर ये हमने कॉइन ऐड कर दी है उसके अंदर मौजूद हो गए हैं तो ठीक है उसको ओके कर दो, अगर नहीं है तो उसको ना ऑफ कर दो। ये इस तरह की ना कोई कंडीशन लगा देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब आपका टास्क होगा। इसको पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, बस एक नज़र इसको देख लीजिएगा। ये क्या है, उन्होंने एक एग्जाम्पल्स दी हुई है कि अगर आपका जो एक्स है ना वो है क्या नाम है, आपका एक्स एक ऑड नंबर है यानी वो 2 पे डिवाइड हो जाता है तो क्या करो, एक्स में एक इंक्रीमेंट कर दो यानी वो 2 के साथ डिवाइडेबल है तो एक्स में क्या करते जाओ, एक इंक्रीमेंट करते जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, एक्स को ना 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो यानी अगर वो ऑड है तो उसमें एक इंक्रीमेंट करो और अगर वो इवन है तो इसमें क्या कर दो, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बस उन्होंने एग्जांपल दी थी कि हमने क्या करना है, कंडीशंस लगा देते हैं डाटा डिपेंडेंट सिस्टम्स के अंदर। स्टार्ट की कंडीशन लाजमी होगी क्यों होगी, कॉइन्स ऐड करने और रिफिल करने के लिए। यानी हम स्टार्ट करेंगे, देन अगर कॉइन्स जो है वो ये ट्रू है कंडीशन तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे, वो अगली कंडीशन में चला गया। यहाँ पे भी स्टार्ट की कंडीशन है, स्टार्ट यानी तब भी हम सोडा को सिलेक्ट कर सकेंगे ना। तो ये स्टार्ट की कंडीशन है, अगर वो ट्रू है रीफिल है देन नेक्स्ट ये स्टार्ट वगैरह ये आप एक नज़र पढ़ लेना। बस ये एम ही है। लेवल ऑफ द कंडीशनल ट्रांजिशंस आर सम फॉर्म ऑफ, ये जो है ये जी ये क्या कहलाता है, ये गार्ड कहलाता है और इसका तो आपको पता है ये अल्फा होता है। इसको हम एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। कंडीशन को हम जी से यानी गार्ड से शो करते हैं और जो आपके पास टास्क और एक्शंस होते हैं उसको हम अल्फा से शो करते हैं। ये MCQs के लिए है ना, तो इसको एक नज़र देख लेना, ये मैंने लिखा हुआ भी है। इज़ अ बुलियन कंडीशन कॉल्ड गार्ड, और ये जो अल्फा इज एन एक्शन दैट इज पॉसिबल वंस जी यानी गार्ड अगर होल्ड कर रहा है, कंडीशन आपकी होल्ड कर रही है तो तब आपका एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे भी उन्होंने यही कुछ कहा हुआ है कि आपने सोडा को सिलेक्ट करना है, अगर नंबर ऑफ सोडा ग्रेटर देन 0 है तो तब उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ बियर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, फिर उसको स्टार्ट कर दो। यानी आप गेट कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पे ये जो तीसरी कंडीशन है, अगर सोडा भी कोई नहीं है और उसके बाद बियर भी कोई नहीं है वहाँ पे, तो तब क्या करो, अगर सोडा भी नहीं है और बियर भी नहीं है, दोनों इक्वल है, 0 है, ये तीसरी कंडीशन, इससे क्या करो, फिर कॉइन्स वापस कर दो। कि आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद ही नहीं है तो क्या होगा, आपके कॉइन्स वापस कर देगी मशीन आपको। ये वही वेंडिंग मशीन ही चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया कि एवेलुएशन। एवेलुएशन क्या होती है? एवेलुएशन का मतलब है कि वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन होती है, देन उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं जब हम, तो उसका न्यू एक्शन और प्रीवियस एक्शन मिलकर क्या करता है, कोई न्यू कंडीशन में उसको ले जाता है। किसी चीज़ पे जब हम कोई न्यू वैल्यू अप्लाई करते हैं, न्यू कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, मतलब वो एक न्यू कंडीशन में चली जाती है, न्यू एक्शन में उस पर न्यू एक वैल्यू न्यू वेरिएबल बन जाता है। तो ये बस उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये मैंने उर्दू में जो लिखा हुआ है इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको ना आइडिया हो जाएगा कि क्या उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे। ये रीड करते हैं, ये क्या कहा है सर ने, विच इंडिकेट्स हाउ द वैल्यूएशन एन, ये जो है ना, ये जो एन बना हुआ है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इसको ईटा कहते हैं, ठीक है। और वेरिएबल इज चेंज बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन, के जो इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यूएशन के बाद वैल्यूएशन की जो वैल्यू है इस पे जो इफेक्ट है ना वो चेंज हो जाता है जब हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। अल्फा डिनोट्स द एक्शन, जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि एक्स अगर है y+5 है और आपका जो y है वो क्या है, y इज इक्वल टू -2, सॉरी y, ये रहा, n ऑफ y इज इक्वल टू -2,
तो इस y की जगह जब ये पुट करेंगे हम वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ पे ना उन्होंने दिया हुआ है y की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे -2 + 5 = 3, तो इफेक्ट क्या बना टोटल n ऑफ y की इक्वल इसका इफेक्ट आया, यानी वो इफेक्ट जो वैल्यू आपकी y की थी वही इफेक्ट की वैल्यू बनी है। इसका मतलब क्या है, हर वेरिएबल की एक डोमेन होती है, हर डोमेन जो आपकी इज द डोमेन पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल, यानी इस पर इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वही जो n की वैल्यू थी पहले उन्होंने इफेक्ट की वैल्यू दी हुई थी, वही मतलब वहाँ पे उसकी आंसर आया है एक्स में पुट करने से। नेक्स्ट उन्होंने ना प्रोग्राम ग्राफ जैसे हम लोग स्टेट बेस्ड सिस्टम के अंदर ना हम ट्रांजिशन ग्राफ को यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन ये जो डाटा डिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं ना उन मॉडल्स पे हम लोग प्रोग्राम ग्राफ को यूज़ करते हैं। ये आपने ना याद रखना है, स्टेट बेस्ड है तो उस पर ट्रांजिशन सिस्टम या ट्रांजिशन ग्राफ को यूज़ करते हैं, और जो आपके डाटा डिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर हम प्रोग्राम ग्राफ को यूज़ करते हैं। प्रोग्राम ग्राफ आपको क्या कहता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टपल दैट कंटेन 6 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये आपके जो 6 एलिमेंट्स है ना, ये आपके पिछले दिए में सॉरी ये आपके ना ट्रांजिशन सिंबल, एक्शन, इफेक्ट और एलओसी ये तकरीबन उसी के साथ मिलते जुलते हैं, जैसे आपने ट्रांजिशन के अंदर पढ़े थे ना 5। सबसे पहले ये एलओसी, ये क्या है, आपकी लोकेशन को शो करता है, ये इज अ सेट ऑफ लोकेशंस एंड एसीटी इज अ सेट ऑफ एक्शंस। ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रोग्राम ग्राफ के ना एलिमेंट्स बताएं, या शॉर्ट में कह देंगे 3 एलिमेंट्स बताएं या 4 एलिमेंट्स बताएं, तो आपसे पूछ सकते हैं। इफेक्ट क्या होता है कि जब हम उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं और जो उस पर इफेक्ट मतलब जो उसकी अभी वाली कंडीशन और प्रीवियस कंडीशन के बाद जो उसका इफेक्ट आया उसके ऊपर, तो वो बताएं वो क्या है, वो उसका इफेक्ट होगा टोटल जो वैल्यूएशन कंडीशन के बाद। ये ट्रांजिशन का सिंबल होता है, और एलओसी इज द इनिशियल स्टेट, और ये जो आपकी ये जी के साथ जो 0 है ना, ये कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल लोकेशन एलओसी, और ये जो जी ओ है ना, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है। ओके नेक्स्ट है, ये आगे एग्जांपल है, इसको छोड़ दें। ये है प्रोग्राम ग्राफ, इसको एक नज़र आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ना। ये जो 2-3 लाइनें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, इसको देख लें। ये जो आपके पास एक सिंगल लाइन सी शो हो रही होती है ना, ये जो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये चीज़ इसमें ये जो आपके पास ये वाली जो सिंगल लाइन सी है ना आपके पास, इसमें ये आपको क्या शो करवाती है, ये आपके ना सेटिस्फेक्शन ऑपरेटर होता है। इसको ना आपने किस सेंस में लेके जाना है, ये सेटिस्फेक्शन ऑपरेटर है। हाँ जी, ये सेटिस्फेक्शन ऑपरेटर है आपका, ये रहा। और दूसरा ये जो टॉप पे ये जितना फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया, हाँ जी, ये जो टॉप पे फार्मूला लिखा होता है ना, ये आपके इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रेमिसेस कहते हैं, ठीक है। ये प्रेमिसाइज है, ये प्रेमिसाइज है, इसको प्रेमिसेस कहते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो इस बटे के नीचे होता है, ये क्या है आपके पास, ये कंक्लूजन इसको कहते हैं। जब प्रेमिसाइज ट्रू होगा तभी नीचे वाला टास्क परफॉर्म होगा, यानी ये जो फर्स्ट कंडीशन टॉप वाली है ना, ये ट्रू होगी तभी नीचे वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो ये बेसिक था। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे बताया ये जो आई है ये क्या होता है, न्यू एवेल्युएशन के लिए, और नेक्स्ट है ये एपी, हमने ऊपर पढ़ा था, एटॉमिक प्रपोजिशन वगैरह। तो ये ना मैंने सारा लिखा हुआ है, अगर आपने मज़ीद थोड़ा डिटेल से पढ़ना है इसको तो बेशक आप ना इसको रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज ये मैंने ना इजी उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो लोग, पैरेललिज्म क्या होता है, जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि एक टाइम पे ना पैरेलल प्रोसेसेस रन करेंगे। पैरेलल क्या होता है, एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं आपके पास है, यानी हर सिस्टम जो है वो सीक्वेंस वाइज वन स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं होता, बल्कि बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, यानी एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे एक ही वक्त में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना हम एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा है लेट्स एज्यूम सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, सिस्टम के पार्ट्स के जो ऑपरेशनल बिहेवियर अलग अलग ट्रांजिशन सिस्टम से दिए गए हैं। ये जो TS1 TS2 TSN तक चल रहे हैं ये सारे, और इसका इन सबका गोल क्या है, ऐसा ऑपरेटर ये जो 3 लाइंस का शो करता है ना, सॉरी ये 2 लाइंस है, जो दिस गोल इज टू डिफाइन एन ऑपरेटर सच एज, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, वो हमें ये शो करवाए, यानी ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे हैं। ये सारे आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर ये सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो ये पैरेलल को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको आई थिंक सो कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट वो क्या शो करवा रहे हैं, पैरेललिज्म एंड इसके अंदर क्या है, द नेचर ऑफ द ऑपरेटर, ये जो डबल लाइंस का ऑपरेटर है, विल ऑफ कोर्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज सपोर्ट दैट इज सपोर्टेड, कि वो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है जिसको वो सपोर्ट करता है। ये ऑपरेटर कम्प्लीटली डिपेंड करता है सिस्टम में से किस टाइप की कम्युनिकेशन की सपोर्ट मौजूद है, क्या प्रोसेस इंडिपेंडेंट है या शेयर्ड है, वेरिएबल यूज़ करते हैं या कि नहीं करते, ये वो देखेंगे सबसे पहले। उसके अलावा कभी ऐसा होता है कि हम ना टी एस आई की जो कंडीशन है, यानी उसके नीचे ये जो नंबर गिवन है, टी एस आई खुद कई ट्रांजिशन सिस्टम का कम्बिनेशन होता है, यानी उसके अंदर ही कई ट्रांजिशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। यानी टी एस है ना, इसके अंदर 1 2, यानी ये उसके अंदर ही कई ट्रांजिशंस हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड हो रही हैं, ये जो छोटा छोटा नहीं लिखा हुआ इसके साथ, यानी उस सिस्टम के अंदर ही ट्रांजिशन परफॉर्म हो रही होंगी, सेवरल ट्रांजिशन से मिलकर बनता है ये। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, पैरेलल सिस्टम। नेक्स्ट कंक्यूरेंसी, ये हमने देखा था कि एक्टिंग टुगेदर ये अब एक साथ रन हो रहे होते हैं। कंक्यूरेंसी एंड इंटरलीविंग, ये क्या चीज़ होते हैं आपके पास, मॉडल का सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड मेथड आपका ये जो इंटरलीविंग, इसको हम जो कहते हैं। दो सिस्टम की सब एक्टिविटीज़ को आपस में मिलाकर हम क्या करते हैं, उसके आपस में ना जिस तरह इंटरसेक्शन होता है ना, इसी तरह दोनों को मिला देते हैं आपस में। दो सिस्टम की सब एक्टिविटीज़ को आपस में मिला के एक सीक्वेंस बना देते हैं। वाइडली अडॉप्टेड पैराडिम है ये एक, द ग्लोबल system state composed of the current individual states of the components play as a key role in the interleaving। ये क्या है, दो से दो ज़्यादा, वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया। ग्लोबल स्टेट क्या था, हर सिस्टम की करंट स्टेट का एक कम्बिनेशन बन जाता है हमारे पास पी की, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट ये जो एग्जांपल दे रहे हैं पी क्यू, यहाँ पे ना उन्होंने एक बनाया हुआ कंकरेंसी और इंटर, यानी मुख्तलिफ प्रोसेसेस की एक्टिविटीज़ को मिला रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरलीविंग कर रहे हैं उनकी, और उनकी एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बना दी हमने इन सब प्रोसेसेस को मिला के। यानी यहाँ पे पहले पी एग्जीक्यूट होगा, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, और फिर ये क्यू, मतलब इसी तरह ना हम उसका ना एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया, इंटरलिविंग ऑपरेटर क्या चीज़ होता है। इंटरलिविंग ऑपरेटर आपके पास क्या होता है जी, ये यहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ में डिपेंडेंसीज होंगी या एंड रिजल्ट चेंज हो सकता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो इंटरलिविंग करेंगे। बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ कह रहे हैं कि आपके पास ना जो आप की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, एक्टिविटीज सॉरी, जो एक्शन होते हैं ना आपके पास, अगर दो एक्शन आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं, अल्फा है फिर उसके बाद बीटा आया, इसी तरह बीटा है फिर उसके बाद अल्फा आया है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज हैं आपस में, तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है, फिर रिजल्ट चेंज नहीं होगा इनका। तो फिर हम उसको इजीली इंटर लिविंग मतलब इसकी करके ना, तो हम इसको रन कर सकते हैं। ये नीचे एक उन्होंने यहाँ पे दी है डायग्राम शो करवाई हुई है ट्रैफिक लाइट सिंबल की। अगर लाइट जो है वो आपके पास ये वाली रेड है, रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होती है, फिर उसकी आपस में मतलब उन्होंने ना स्टेट्स है, स्टेट यानी रेड से ग्रीन, TS2 जो है ये भी रेड से ग्रीन की तरफ जा रही है। इंटरलिविंग स्टेट क्या है, रेड रेड कलर बन सकता है, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, और ये सारे ना पैरेलल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं आपस में। ये रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन है, यहाँ पे ये रेड और ग्रीन है, ये मतलब एक टाइम पे ना दो दो प्रोसेसेस इकट्ठे ये रन हो रहे हैं हमारे। तो बस ये चीज़ वो यहाँ पे ना शो करवा रहे हैं, बाकी इसमें कोई इतनी फारसी कोई नहीं, ये भी आप देख लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, छोड़ दें इसको। यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया कि क्या चीज़ है जी, TS ये जो ट्रिपल लाइंस है ना, एजम्पशंस दी हुई है यहाँ पे कि कोई कम्युनिकेशन नहीं आपका आपस में हो रहा। ये पैरेलल सिस्टम रिजल्ट इन वेविंग और मर्जिंग द एक्शंस ऑफ अ कंपोनेंट डिस्क्राइब TS1 TS2, इट इज एज्यूम दैट नो कम्युनिकेशन एंड नो कंटेंशन और शेयर्ड वेरिएबल अकर्स। और इनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई शेयर्ड वेरिएबल या कंटेंशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो फिर क्या स्टेट बनेगी आपकी, ग्लोबल स्टेट जो है वो आपके पास ये आएगी, यहाँ से ये पेयर हमने बनाया है, यानी ग्लोबल ट्रांजिशन क्या बन गई आपकी S1 है, यानी स्मॉल जो इज इक्वल टू ये जो आपके TS कैपिटल है ना, TS1, और ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है लोकल स्टेट में, ये TS2 के, ये इसके साथ बन जाएगा। यानी अगर हम लिखने पे जाएं तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा S1, और यहाँ पे ये इक्वल है TS1 के, ये इस सेंस में ना हम इसको लेके चलेंगे। इस तरह का कुछ भी पेपर में नहीं आता, MCQs हैं कि शायद दिक्कत दुक्का आ जाए। बाकी ये ग्लोबल स्टेट ये आप देख लीजिएगा, ये क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ ऑन ट्रांजिशन सिस्टम का है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंड नहीं कर रहा दूसरे पे, तो ये इंडिपेंडेंट ट्रांजिशंस का ग्राफ है।
और ये डिपेंडेंट सिस्टम्स का ग्राफ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो गार्ड कंडीशंस है बीच में, ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे ये जो इस चीज़ का फ़र्क है ना, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ गिवन है, ये इसमें कंडीशन नहीं है कोई भी। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट कंडीशंस का ग्राफ है। तो बस इसमें बेसिकली ये चीज़। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो वेल फॉर्म्ड का स्टार्ट हो रहा है। इसको देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। वेल फॉर्मनेस ये है आपके पास। इसमें ना हम यूज़ केस डायग्राम की तरह इसको देखेंगे। यूज़ केस जो है वो सिर्फ हम लोग यूज़ केस डायग्राम के अंदर सिर्फ हम एक्टर के साथ उसको लिंक कर सकते हैं या तो दूसरे यूज़ केसेस के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी चीज़ के साथ उसको लिंक नहीं कर सकते। तो ये देखते हैं ये वेल फॉर्मनेस के साथ ये कैसे लिंक है। अ मॉडल और अ डायग्राम इज वेल फॉर्म्ड इफ इट्स स्ट्रक्चर सेटिस्फाई द सिंथेटिक रूल्स, स्पेशली इट्स एलिमेंट्स आर टाइप कंपैटिबल इफ अ टाइप सिस्टम इज डिफाइंड। टाइप सिस्टम क्या होती है, इसमें हम सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और उनको अप्लाई करवाते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये आगे ए मॉडलिंग लैंग्वेज है। मॉडलिंग लैंग्वेज, रिमॉडलिंग लैंग्वेज के लिए एमएल यूज़ किया, मॉडल के लिए एम। मॉडल एम जो है वो ये यहाँ पे डी नॉट इक्वल टू 5 यानी वो खाली नहीं होनी चाहिए। डिज़ाइन जो डायग्राम है, टाइप ऑफ डायग्राम क्या है वो भी खाली नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। टी सब मॉडल्स क्या है, द सब सेट ऑफ डायग्राम ऑफ टाइप टी इन अ मॉडल एम इक्वल टू टी। और यानी ये जो इसके अंदर जो ये टी है ना टाइप, वो मॉडल का जो सबसेट है। यानी अगर कोई मॉडल डायग्राम सही सिंटैक्स को फॉलो करता है तो वो वेल फॉर्म्ड कहलाएगा। अगर वो सही सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा तो उसका मतलब वो वेल फॉर्म्ड नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है ये जो टाइप सिस्टम्स है ना, टाइप सिस्टम्स क्या होते हैं, रूल का एक सेट होता है आपके पास जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट करना है और किसके साथ कनेक्ट नहीं करना। बेसिकली वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको। एमएल क्या चीज़ होती है। एमएल जो है आपका यानी मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडलिंग लैंग्वेज में जो ये एम है आपका, ये क्या है, मॉडल है, एक कंप्लीट सिस्टम की प्रेजेंटेशन है। मॉडल के एम के अंदर ये जो मल्टीपल डायग्राम्स होती हैं वो आपकी डायग्राम्स जो है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वो कंडीशंस बताई गई है। नेक्स्ट में आपके पास ये जो टी नॉट है, टी नॉट आपको ये बता रही है ये जो आपके पास टाइप ऑफ डायग्राम है ये भी एम्प्टी ना हो। ये आपको बताया जा रहा है हर डायग्राम की एक टाइप होती है, यानी या वो यूज़ केस होगी या क्लास डायग्राम होगी या एक्टिविटी डायग्राम होगी या स्टेट मशीन होगी, इस तरह का ना। और ये जो लास्ट पे उन्होंने लाइन दी हुई है ना, इसको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या बताता है कि मॉडल एम के अंदर जो डायग्राम टाइप टी के होंगे उनका सबसेट होगा। ये जो एम के अंदर जो डायग्राम टाइप टी है ना, ये उसका एम का सबसेट होगा आपके पास। तो देख लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट आपके पास चलते हैं, क्या गिवन है, कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स। ये क्या चीज़ होती है, ये एक फंक्शन होता है जो कि फंक्शन या फंक्शन प्रेडिकेट जो कि चेक करता है आपकी ना मॉडल की कंसिस्टेंसी को। जनरली स्पीकिंग कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट सी इज अ प्रेडिकेट डिफाइंड अ मॉडल सच एज इट सी इंटू एम ट्रू मीन्स दैट द मॉडल इज कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। आपने जो मॉडल बनाया वो उस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रू भी है कि नहीं है। अगर मॉडल जो है वो उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहा है तो इसको कहेंगे कि ये मॉडल जो है कंसिस्टेंट है, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो बस ये बताया जा रहा है इसमें। कंसिस्टेंसी कंस्टेंट के अंदर ये इंट्रा डायग्राम क्या होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आई थिंक सो रिपीट था, तो इसको देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंगल डायग्राम के जरिए शो कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इंट्रा डायग्राम यानी इंट्रा डायग्राम ना, ये उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में हाँ आई थिंक सो पूछा हुआ था। ऐसी कंसिस्टेंसी जो सिर्फ एक डायग्राम पर डिपेंड करती है आपकी, वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी इंट्रा डायग्राम होती है। अ कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट सी इज कॉल्ड इंट्रा डायग्राम इफ इट डिपेंड अपॉन अ स्पेसिफिक टाइप टी डायग्राम। सिर्फ एक डायग्राम पर डिपेंड कर रही होती है। यानी जो उन्होंने फार्मूला से दिया हुआ है, ये किसी ने नहीं पूछना आपसे पेपर में, ना किसी ने आज तक पूछा हुआ है। और ये जो इंटर डायग्राम, ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, ये आप लाजमी करके जाइएगा। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। इंटर डायग्राम्स कौन सी होती हैं और दूसरी इंट्रा डायग्राम कौन सी होती हैं। इंट्रा डायग्राम वो थी जिसमें ये जो है एक डायग्राम, सिर्फ एक डायग्राम पर डिपेंड करती है कंसिस्टेंसी। और ये क्या है, आपकी जो इंटर डायग्राम है उसके अंदर ये दो या दो से ज़्यादा जो आपकी डायग्राम्स है ना उन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसको आपने देख लेना है, डायग्राम्स कितनी इंक्लूड हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा। और इसके अंदर कितनी थी, सिर्फ एक डायग्राम थी। अगर आपने फार्मूला करना ही है तो आप ना यहाँ से ये वाला कर लीजिएगा, एक डायग्राम इंक्लूड है इंट्रा के अंदर, और ये जो इंटर है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डायग्राम्स होंगी। बस इसका ये मेन ना बेसिक डिफरेंस है दोनों डायग्राम। और ये भी है कि दोनों डायग्राम ने फिर मस्ट ये है कि दोनों ने कॉन्स्टेंट को फुलफिल करना है। ये नहीं कि एक फुलफिल कर रही और दूसरी नहीं कर रही, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो दोनों को आपने साथ लेके चलना है। फिर नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट के अंदर ये उन्होंने उसी को ही दिया हुआ है। इंटर मॉडल, अच्छा वो इंटर डायग्राम थी, ये इंटर मॉडल है।
इंटर मॉडल क्या चीज़ होता है आपके पास, ऐसी कंसिस्टेंसी जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स के बीच अप्लाई होती है। वहाँ तो हम सिंगल डायग्राम्स या डबल डायग्राम की बात कर रहे थे ना, ये कंप्लीट कंसिस्टेंसी है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स के दरमियान अप्लाई करेंगे हम लोग। यानी ये जो है ना, बिटवीन डायग्राम्स ऑफ टाइप्स T1 T2, यानी यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम। यानी फार्मूले में देखो चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्या था, टी सिंगल यूज हो रहा था, डायग्राम्स चेंज हो रही थी, टी सिंगल था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे टी सिंगल था, डायग्राम चेंज हो रही थी, इंट्रा में सिंगल डी था, यहाँ पे भी टी दोनों में सिंगल ही था, यहाँ पे बस टी डबल हो गया, डी डबल हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये जो T1 है और ये T2 है, यानी टाइप्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। बाकी इंटर मॉडल है ना, इंटर मॉडल की वजह से डायग्राम दो ही रहेंगी, लेकिन ये जो आपकी टाइप्स है ना डायग्राम्स की, ये चेंज हो रही हैं। कंप्लीटनेस कांस्टेंट है, ये आपने देख लिया। कंसिस्टेंसी कांस्टेंट, इंटर और इंट्रा मॉडल ना, ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। कोई भी कांस्टेंट, यानी यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है ना, वो सिर्फ T1 T2 का शो हो रहा है आपको। नेक्स्ट ये जो हमने देखा है अभी, कंप्लीटनेस कांस्टेंट, ये क्या चीज़ होता है, ये जो किसी भी चीज़ ये इंश्योर करता है कि आपका मॉडल्स कंप्लीट है, वो कंप्लीटनेस को शो कर है, यानी आपका जो जिस चीज़ के लिए आपने उसको बनाया था उसको वो फुलफिल कर रहा है। अगर वो उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है तो आप इसका मतलब आपका मॉडल कंप्लीट है। ये इंश्योर करता है कि हमारे मॉडल्स तमाम बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया, इनमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो रही है। बस ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी ये फार्मूले वगैरह कोई नहीं आते, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं आता पेपर में। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, इस पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। मेन चीज़ें जो रिपीट होती हैं ना, वो ये चीज़ें रिपीट होती हैं। इनमें से पूछ सकते हैं, बताएं कंप्लीटनेस कांस्टेंट क्या होता है, कि अगर आपने जो सिस्टम जो आपने मॉडल बनाया है वो कंप्लीट है और आपके सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो वो कंप्लीटनेस कांस्टेंट होगा आपका। ये सर्टेन टाइप ऑफ एरर आर ड्यू टू लैक ऑफ, ये ना आप पढ़ लीजिएगा इसको। और ये जो मेन जो चीज़ें आती हैं वो आपसे किसी ना पूछ सकते हैं, बताएं इंटर और इंट्रा मॉडल क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, किस चीज़ का डिफरेंस है, इनका शायद फार्मूला पूछ लें, लेकिन पूछते नहीं है। मैंने नहीं देखा अभी आज तक किसी का कोई उन्होंने फार्मूला पूछा हो यहाँ पे। और ये जो इंट्रा डायग्राम और इंटर डायग्राम्स क्या होती हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं, ये दूसरे कोई नहीं रिपीट होते। तो एमईएस पे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो ना आपको सही से तैयार होना है ना कुछ, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो मेन चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हो गए, डिफरेंस हो गए, ये करें आप लाजमी। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटनेस कांस्टेंट कर लिया। नेक्स्ट आप भाई, हाँ ये वीक 6 स्टार्ट हो रहा है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए ये वीक 5 की कंप्लीट वीडियो थी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मिड टाइम की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकूँ। सिर्फ एक ही लेक्चर रह गया, तो उम्मीद है मैं उसको भी कंप्लीट कर दूँगी। तो आप लोग चैनल को काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि हम लोग भी अच्छी मोटिवेशंस के साथ, ताकि लोग अच्छा अच्छा जब कमेंट करते हैं ना, तो हमारा भी दिल करता है हम जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट करें, कि स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकूँ। और बाकी भी सब्जेक्ट्स की ना मुझे बताइएगा कि सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उनके लेक्चर भी अपलोड कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।